Today we will discussion about loose smut of wheat for class BSc part first, paper second, microbiology, mycology and plant pathologies. गेहूं का श्वेत कंड रोग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. इंट्रोडक्शन टू द लूज स्मट ऑफ wheat. The disease is very common and widespread. It is cause great damage in the wheat growing tracts of India, particularly in the Punjab, Uttar Pradesh, and certain districts of Madhya Pradesh and other areas of the India. Luthra 1953 reported that in India the disease caused loss of over 50 million rupees annually. In Punjab, and the disease is called in Punjab the disease is called Kangriya. Loose smut caused by Astilego nudatriticide is the one of the most major disease of wheat. There was loose smut epidemic during 1970 to 75 in Punjab, Haryana and Western UP. पैथोजेंस. जो लूज स्मट जो बीमारी है, इसका जो प्रमुख जो पैथोजन है, रोगवाहक है, लूज स्मट डिजीज is caused by Astilego nuda triticide. It is a internally seed-borne fungal disease. It causes systematic infection. The chlamydospore of the fungus are pale olive brown, spherical to oval in the shape, about 5 to 9 micro diameter, and are adorned with the minute echinolatans on the wall. They germinated rapidly in water. Each spore produces one celled germ tube, promycelium. The promycelium cells fuse and give rise to the germ tube that enter the ovary through the stigma and become established in the embryos, remaining dormant until seed germination. It is presence revealed only when the plant mature and स्मटेड ईयर एमर्ज. अर्थात जो अस्टिलेगो न्यूडाटेटिसाई है वो एक प्रकार का कवक है कि जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और इस वंश की लगभग 300 स्पेसीज ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 105 भारत में पाई जाती हैं और ये सभी जातियाँ लगभग ओटोसियस एकाइसरी होती हैं. ये अनेक पौधों में विशेष रूप से जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें कंड रोग उत्पन्न करती हैं. अगर इस कंड रोग के सिम्टम्स की बात की जाए, रोग के लक्षणों की बात की जाए, तो जो लूज स्मट है, द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ द डिजीज लाइन इन द फैक्ट दैट द एवरी हेड ऑफ द अफेक्टेड प्लांट मे बी कन्वर्टेड इनटू ए ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स एंड नो ग्रेन आर फॉर्मेड. Significant reduction in height and number of tailors. Symptoms appear after ear emergence, except over all parts of ear converted into smut spore. Black powder in ears covered by silvery membranes. Group of smut called sorus. Low dry weight of plants. So जो लूज स्मट या निरावृत या इसको श्वेत कंड कहा जाता है, संक्रमित पुष्प क्रमों में अनाज के दाने जो बीजाणु बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, टेलिडोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर की काली काजल सदृश संततियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं. फलस्वरूप बालियों काली संकुचित और विकृत हो जाती है. बीजाणुओं की संहता या आवरण विहीन होती है तथा इनमें उपस्थित बीजाणुओं का विमोचन वायु या वर्षा द्वारा हो जाता है. बीजाणुओं के मुक्त हो जाने के पश्चात बालियों में भी रेकिस व उनकी शाखाओं का कुछ भी शेष नहीं रह जाता है. और इसके लिए हम आपको ये इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं. तो ये देखिए, गेहूं की जो बालियां हैं जहाँ पर ईयर्स बन रहे हैं, जहाँ सीड बननी चाहिए थे, वहाँ आपको ब्लैक पाउडरी और जो स्ट्रक्चर है लास्ट में किस प्रकार से हो जाती है. तो एपिडेमिक अर्थात इस रोग के अगर लक्षणों की बात की जाए तो जो प्रमुख लक्षण हैं कि ये जो फ्लोरिंग के बाद में इसमें जो लक्षण वो परिलक्षित होते हैं और पादप के रोगग्रस्त होने का 100% संकेत तब मिलता है जब इनकी रोगी बालियां स्वस्थ बालियों से पूर्व ही प्रकट हो जाती हैं. ये रोगग्रस्त बालियां स्वस्थ पादपों की बालियों के ऊपर भी उठी रहती हैं. रोगग्रस्त बालों की अनुसुकिया या स्पेगलेट जैतूनी हरे या काले रंग की पाउडरी टेलुटो बीजाणुओं में से प्रतिस्थापित हो जाती है. प्रारंभ में बीजाणुओं की संहतिया या मास स्पोर एक कोमल पतली एवं रूपहली झिल्ली से घिरी रहती है. यह आच्छादित बाल के निकट में फट जाती है, जिसके फलस्वरूप पाउडरी कंड या बीजाणु अनावृत हो जाते हैं.
इस तरीके इसकी जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक यानी स्प्रेड ऑफ जो डिजीज है, इट इज ए इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बोर्न एंड इज सिस्टमेटिक. The fungus is carried over the seed as dormant mycelium. When the planted seed germinated, the mycelium become active. It grow along with the plants, and when the panicle is produced, the mycelium reach the ovaries and transform the ovaries into a mass of black smut spore. The disease is internally seed borne, where pathogen infect the embryo in the seed. Secondary spread of this disease is by through teliospores. Secondary spread occur through wind-borne spore. The sporidia infect the healthy flower. The mycelium enter the ovary and remain the seed as dormant mycelium. तो इस प्रकार से इस बीमारी के जो फैलने के प्रमुख लक्षण हैं वो दिए गए हैं. अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ लूज स्मट डिजीज, अर्थात जो लूज स्मट डिजीज है उसको हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये लूज स्मट बीमारी हमारे जो सीरियल क्रॉप्स में क्या विनाशकारी रोग है और कभी कभी तो फसलों का 50% भाग्य से नष्ट हो जाता है. अतः इस संबंध में जो प्रमुख चीज़ें हैं, पहला है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, अर्थात इस रोग के प्रबंधन का सबसे कारगर उपाय है भारत के में विभिन्न संस्थानों द्वारा गेहूं की कुछ सब वैरायटीज़ विकसित की गई हैं जो कि स्मट के प्रति रेजिस्टेंट है या प्रतिरोधी हैं, जैसे NP 710, NP 718, 770, बंसी 224, PV9D, VL 421 व WL 410 तो नई प्रजातियां हैं जिसमें ये व्यापक रूप से उपयोग किए जा सकती हैं. दूसरा है रोटेशन ऑफ क्रॉप, अर्थात शस्यावर्तन. कुछ कंडों, उदाहरण मक्के के कंडे के टेलिटोस्पोर मृदा या फसल के अवशेषों पर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं. ऐसी स्थिति में उचित अंतराल पर क्रॉप रोटेशन का उपयोग होना चाहिए. तीसरा है रैगिंग, रोगग्रस्त पादपों को हटाना, अर्थात संक्रमित पादपों को खेत से हटाना भी रोग प्रबंधन की एक युक्ति है. गेहूं के निरावर्त या लूज स्मट कंड में इस विधि से लाभ हो सकता है क्योंकि टेलिटोस्पोर नए पौधों को रोगग्रस्त करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. श्रम साध्य होने के कारण यह विधि छोटे भू क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होती है. फोर्थ है यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड, अर्थात प्रमाणित बीजों का उपयोग करना. इसके अंतर्गत फसल उत्पन्न करने के लिए हमें सर्टिफाइड या प्रमाणित बीजों का उपयोग लाभकारी होता है. प्रमाणित बीजों के अभाव में स्वस्थ फसलों से प्राप्त बीज भी लिए जा सकते हैं. अब है नेक्स्ट सीड डिसइंफेक्शन, बीज संक्रमण हरण द्वारा. कंड रोग मुख्यतः सीड बोर्न होते हैं, अतः बीजों में उपस्थित श्रम को नष्ट करके रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है. बीज के संक्रमण हरण के लिए कई विधियों का विकास किया गया है. इसमें मुख्यतः कुछ विधियाँ एक्सटर्नली सीड बोर्न है जबकि कुछ इंटरनली सीड बोर्न हैं, उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है. पहला है ट्रीटमेंट विथ डिसइंफेक्टेंट, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो संक्रमणीय पदार्थों से बीजों को उपचारित किया जाता है ताकि उनमें उपस्थित रोग कारक नष्ट हो जाए. इस प्रकार के पदार्थ कवकनाशी चूर्ण जैसे एग्रोसिन GN, स्परगोन, गंधक चूर्ण हो सकता है. बाह्य बीजोड़ी कंडों में कुटाई के तुरंत बाद इन बीजों को इन चूर्णों में मिला देते हैं. बीजों के 300 से 500 भाग के लिए संक्रमणकारी एक भाग पर्याप्त होता है. अन्य कई मेथड्स में जैसे कॉपर सल्फेट की 5% सॉल्यूशन में को 2 घंटे तक भिगोया जाता है. इस उपचार से दानों की सतह पर उपस्थित टेलिटोस्पोर नष्ट हो जाते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट. जेनसन 1860 द्वारा इस विधि का विकास अंतर बीजोड़ कंड रोगों उदाहरणतः गेहूँ और इसके जो के निरावर्त कंड में नियंत्रण किया गया. इस विधि में कई रूपांतर विकसित किए गए हैं. और इसी तरीके से नेक्स्ट है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट. भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विधि का विकास किया गया. लूथर 1953 व बेदी 1957 ने इस विधि का विकास किया है. इसमें बहुत सुबह बीजों को छिछले टबों में रखकर पानी में डुबो दिया जाता है. पानी का तल से बीजों में 2 इंच ऊपर रहता है. 5 घंटे तक बीजों को इस प्रकार बीजों को टब से पानी निथार दिया जाता है, फिर बीजों को देम रखने के लिए फैला दिया जाता है. तो इस प्रकार से हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं.